इंपॉर्टेंट है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक जाति के नेता थे? ये इस देश में सवाल सबसे ज्यादा सुविधा के साथ पूछा जाता है। कुछ लोग इसे तंज में पूछते हैं कि वो तो बस अपने समाज की बात करते थे। कुछ लोग इसे प्यार में मानते हैं कि वो हमारे समाज के मसीहा थे। और मजे की बात यह है कि दोनों मिलकर उन्हें एक ही डिब्बे में बंद कर देते हैं। एक कहता है कि सिर्फ इतने ही थे और दूसरा कहता है सिर्फ हमारे थे, और इसी चक्कर में उनका आधा जीवन कहीं गायब हो जाता है। तो आइए इसको भी समझते हैं। जुलाई 1942 में अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर बनते हैं, यानी उस दौर के हिसाब से देश के श्रम मंत्री, और अगले 4 साल तक इस कुर्सी पर रहते हैं। 27 नवंबर 1942 नई दिल्ली, 7वां भारतीय श्रम सम्मेलन। उस वक्त इस मुल्क का कानून हफ्ते के 54 घंटे और दिन के 10 घंटे की इजाजत देता था। फैक्ट्री की जमीन पर हालात उससे बुरे थे। इसी सम्मेलन में 8 घंटे की शिफ्ट का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया और 1946 में फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन करके हफ्ते के घंटे 54 से घटाकर 48 कर दिए गए। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला आता है। 8 घंटे की शिफ्ट का विचार अंबेडकर जी ने इजाद नहीं किया था। यह लड़ाई दुनिया भर के मजदूर 19वीं सदी से लड़ रहे थे। 1919 यानी साल 1919 में ILO इसे अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक बना चुका था। तो सही वाक्य यह है कि लड़ाई शुरू उन्होंने नहीं की, पर इस मुल्क में कानून की शक्ल देकर उसकी मेज पर उतारी। अब वो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इस दौर में औरत मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ का इंतजाम हुआ। बराबर काम करने के लिए बराबर मजदूरी का सिद्धांत सामने रखा गया। प्रोविडेंट फंड का ढांचा खड़ा हुआ। रोजगार दफ्तर यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू हुए। सामाजिक सुरक्षा का वो पूरा खाका बना जो 1948 में जाकर कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI की शक्ल में सामने आया। और आज आपकी कंपनी जो मेडिकल सुविधा देती है, उसकी जड़ें यहीं दबी हैं। इसी दौर में दामोदर वैली से लेकर हीराकुड तक देश की बड़ी नदी घाटी योजनाओं का खाका बना। पानी और सिंचाई के लिए वो केंद्रीय आयोग बना जो आगे चलकर सेंट्रल वाटर कमीशन बना, और बिजली के लिए वो तकनीकी बोर्ड बना जो आगे चलकर बिजली ढांचे की बुनियाद बना। यानी चाहे बांध हो, बिजली हो, पानी हो, इनकी जो व्यवस्था आज हम देखते हैं उसका नक्शा उस आदमी की मेज पर था जिसे हम सिर्फ एक जाति का नेता कहकर कोने में बिठाते हैं। यहां एक बात ईमानदारी की भी, क्योंकि इस वीडियो काम बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। ये सारे फैसले अकेले किसी एक आदमी के नहीं थे। उस काउंसिल में और भी लोग थे। अंग्रेजी सरकार अपनी जरूरतों से चल रही थी और युद्ध का दबाव भी एक बड़ी वजह था कि मजदूरों को खुश रखना पड़े। पर विभाग उनके पास था, फाइल उनकी मेज से गुजरती थी और दिशा उन्होंने तय की। इसे अंबेडकर ने अकेले कर लिया कहना गलत होगा, और अंबेडकर का इसमें कुछ भी नहीं था, वो इससे बड़ा झूठ होगा। अब वो लड़ाई जिसका वादा हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था, आप याद कीजिए, औरतों को वोट देने का हक अंबेडकर ने पूरी तरह से नहीं दिलाया, कानून बनाया था, लेकिन औरतों के लिए एक लड़ाई अंबेडकर साहब ने लड़ी थी जिसमें वो हार गए थे। वो लड़ाई थी हिंदू कोड बिल। आजादी के बाद कानून मंत्री बनने पर उन्होंने ये बिल आगे बढ़ाया जिसमें हिंदू औरतों को तलाक का हक, पिता की जायदाद में हिस्सा और गोद लेने से लेकर शादी तक के मामलों में बराबरी देने की बात थी। यह बिल दलितों के लिए नहीं था, यह उन्हीं ऊंची जातियों की औरतों के लिए था जिन पर अंबेडकर साहब से भेदभाव करने का आरोप था। और जब यह बिल संसद में अटक गया तो सितंबर 1951 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 10 अक्टूबर 1951 को अपनी बात सबके सामने रखी। अब आप ठहर कर सोचिए, कुर्सी छोड़ना आसान काम नहीं होता, और वो कुर्सी उस आदमी ने छोड़ी जिसके पास खोने को सबसे ज्यादा था। और छोड़ी भी किसके लिए? उन औरतों के हक के लिए जो उनकी अपनी जाति की नहीं थी। ये वो कहानी है 14 अप्रैल की किसी फॉरवर्ड में नहीं मिलती, क्योंकि उसमें जीत है। ऐसे आदमी को एक जाति के डिब्बे में बंद करना क्या उसका अपमान नहीं है? सोचिएगा, क्या यह हमारी अपनी नजर का छोटा होना नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यह। और फिर बताएगा, क्या अंबेडकर किसी एक जात के थे? हैं? सोचिएगा। अगला सवाल, क्या डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे? यह आरोप आज भी चलता है और इसके पीछे 3 बातें गिनाई जाती हैं। पहली, कि वो गोलमेज सम्मेलनों में लंदन जाकर बैठते थे जबकि कांग्रेस पहला सम्मेलन बहिष्कार कर रही थी। दूसरी, कि उन्होंने दलितों के लिए अलग वोटर लिस्ट और अलग उम्मीदवार वाली व्यवस्था मांगी जिससे समाज बंटता। तीसरी, 1942 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की काउंसिल में मंत्री पद ले लिया, वो भी उसी साल जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस के हजारों लोग जेल में थे। अब आरोप को उसके सबसे मजबूत रूप में रखा गया। अब इसका जवाब आपको बताते हैं। 20 नवंबर साल 1930 लंदन, पहला गोलमेज सम्मेलन। वहां खड़े होकर अंबेडकर साहब ने जो कुछ कहा था वो आज भी सम्मेलन के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि वो 4 करोड़ 30 लाख लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, यानी ब्रिटिश भारत की कुल आबादी के 5वें हिस्से की तरफ से।
फिर उन्होंने अंग्रेजों के मुंह पर कहा, उनके जख्म आज भी खुले पड़े हैं और भरे नहीं, जबकि ब्रिटिश राज के 150 साल गुजर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अंग्रेजों पर बेरुखी का इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि उनका नतीजा यह है कि अंग्रेज इस समस्या का हल करने के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा कि दलित समाज आजादी की मांग अपने बाकी देशवासियों के साथ पूरी तरह खड़ा है। जब तक सत्ता उनके हाथ में नहीं आती, उनकी शिकायतें कोई नहीं दूर कर सकता। अब उल्टी बात देखिए, जिस मंच पर जाने के लिए उन्हें आज तक अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है, उसी मंच पर अंग्रेजी राज को नाकाबिल बताया और 150 साल को बेकार बताया। एजेंट अपने मालिक के घर जाकर मालिक की खिल्ली उड़ा सकता है। अब आते हैं 1942 पर, जो असली आरोप है। जब लाखों लोग जेल जा रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेज सरकार की कुर्सी क्यों ली? इसका जवाब समझने के लिए उनकी सोच का वो हिस्सा समझना पड़ेगा जो आज भी असहज करता है। उनकी लड़ाई में दुश्मन एक नहीं थे, एक अंग्रेज और दूसरी जाति। और उनका हिसाब यह था कि अंग्रेज तो एक दिन चले जाएंगे, जाति नहीं जाएगी। जिस दिन अंग्रेज जाएंगे, अगर उससे पहले उनके लोगों के हाथ कोई हक, कोई कानून, कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, तो एक मालिक की जगह दूसरा मालिक आकर बैठ जाएगा और उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए उन्होंने वहां जगह बनाई जहां कानून बनते थे, और उस मेज से जो निकला वो हमने अभी गिनाया। 8 घंटे की शिफ्ट, मातृत्व लाभ, प्रोविडेंट फंड, रोजगार दफ्तर। ये किसी वफादारी का इनाम नहीं था, ये 4 साल की मेहनत का नतीजा था। और वो कुर्सी 1946 में उन्होंने खुद छोड़ी। और इस आरोप का आखिरी जवाब वक्त ने खुद दिया कि अगर वो सचमुच अंग्रेजों के आदमी होते तो 1947 में अंग्रेजों के जाते ही उनका करियर खत्म हो जाना चाहिए था। पर हुआ क्या? इसका उल्टा। आजाद भारत की पहली सरकार ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। उसी संविधान सभा ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना, जिसमें बहुमत उसी कांग्रेस का था जिससे जिंदगी भर वो बढ़ते रहे। एजेंटों को आजादी के बाद इनाम नहीं मिलते, हिसाब मिलता है। पर यहां पर एक बात ईमानदारी की भी, अगर वोटर लिस्ट की मांग असली थी और उस पर उस दौर में गहरी असहमति थी, बहुत लोगों को लगता था कि इससे समाज का बंटवारा पक्का हो जाएगा, और ये डर बेवजह नहीं था। ये बहस उस वक्त भी जायज थी और आज भी जायज है। लेकिन असहमति और गद्दारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी की रणनीति से असहमत होना एक बात है, और उसे विदेशी ताकत का एजेंट कह देना दूसरी बात है। पहली में बहस होती है, दूसरी में बहस खत्म हो जाती है, और शायद यही असली मकसद होता है। अब अंबेडकर को लेकर एक रोचक सवाल, क्या अंबेडकर को अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण ने दिया था? क्या ऊंची जातियों ने उन्हें खड़ा किया?